आज हमारा जो विशेष है वो इसी विषय पर है कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार देश की तमाम जो जनजाति लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है। बीते 9 वर्षों में वो लगातार प्रतिबद्ध रही है और उनके लिए ढेरों योजनाएं, परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि वो भी विकास की जो गति है उनमें वो शामिल हो सकें। तो हमारा आज का विशेष जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नूपुर तिवारी जी, जो कि विशेष निदेशक हैं एनटीआरआई की, और हमारे साथ वो कल भी जुड़ी थी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और जैसे कि मैम हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आज जब प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन अभियान की अब शुरुआत कर दी है, 24,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह से ये समाज के उन तबकों तक पहुंचने की कोशिश होगी जिन तक की अभी तक की सरकारों ने, बीते 9 वर्षों से पहले की सरकारों ने उन्हें उन तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन ये सरकार लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का ये कदम? देखिए, आज के दिन ये जनजातीय गौरव दिवस भी है और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी कुटी में जाकर इन्होंने ये पीवीटीजी प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का भी लॉन्च किया। और जैसा कि आपने बताया कि 24,000 करोड़ जो है इसमें लागत से ये स्कीम बनाई गई है। इनका बेसिक एम यही है कि सोशियो इकोनॉमिक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इसको किया गया है। और इसमें जो इनका नंबर है, हालांकि नंबर तो ये पीवीटीजी 75 जिसे आप कह सकते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स में इनको बांटा गया है और 28 लाख इनकी जनसंख्या है। लेकिन ये जो 28 लाख जनसंख्या के लोग हैं जो कि 18 स्टेट में हैं, ये सबसे ज्यादा पिछड़े हैं ट्राइबल्स में भी जी। इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल दिखती है कि सबसे रिमोट एरियाज में रहते हैं। इनकी जो जनसंख्या है वो या तो स्टैग्नेंट है या काफी कम हो रही है। और इनकी जो लिटरेसी है, लिटरेसी रेट भी ट्राइबल्स में सबसे न्यूनतम है, कम है। इनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीजें काफी सफर कर रही हैं। तो इस लागत से ट्रैवलिंग टू द लास्ट माइल, जो सबसे आखिरी इंसान जो है उस तक ये पहुंचने का पूरा ये प्रबंध है। और ये सप्तऋषि का एक बहुत ही बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, स्कीम है जो काफी लाभान्वित करेगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। और ये जब लॉन्च तो हो ही गया है, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ऐसे में डॉक्टर नूपुर मैम, जानकारी ये भी है कि जनजातीय समुदायों के लिए चूंकि वो जंगलों में रहते हैं, उन तक वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए उनके कल्याण के लिए 50 लाख से भी अधिक पक्के आवास बनाए जाएंगे, और जिनमें कि 1.3 करोड़ रुपए करोड़ जो है नल कनेक्शन होंगे और 1.5 करोड़ शौचालय बनेंगे। तो एक दो उनकी इज्जत, जिसे हम कहते हैं इज्जत घर, उनके लिए वो बनेंगे, और जिस तरह से वो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनके लिए वह पक्के आवास बन जाएंगे। तो एक तरह से वो भी विकास की धारा में, विकास की रफ्तार में खुद को शामिल होता हुआ आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही वो बिल्कुल ही सही है। विकास धारा सिर्फ एक आप इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जो है ये भी उनको कितना मिल रहा है, ये भी एक विकास को जब आप दर्शाते हैं तो इसे भी दर्शाते हैं। तो इसीलिए ये जो स्कीम है ये कन्वर्जेंस मोड में इसको चलाना है और 11 इनिशिएटिव ली हैं। आपने जैसे बताया कि पक्के घर बन जाएंगे और उन्हें उनके जाने के लिए स्वच्छता जो है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि हेल्थ में ये बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। स्पेशली देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया है, टीबी है, और इनकी जो इम्यूनाइजेशन है बिल्कुल नहीं हो पाती है, इसलिए दूसरी बीमारियां भी इन्हें लगती है। तो इस स्कीम के तहत कंप्लीट, जो उसे कहते हैं कि सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और टीबी एलिमिनेशन की भी इसमें बात की गई है, 100% इम्यूनाइजेशन की बात करी है। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पीएम प्रधानमंत्री पोषण के तहत जो न्यूट्रिशन इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि काफी इनकी स्टंटिंग भी है। और चूंकि इम्यूनिश जो इन्हें जो जितनी भी चीजें हैं, पोषण जो है नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से भी काफी सारी बीमारियां जो हैं या फिर वो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं।
तो इस पर काफी पुख्ता तौर पर इस पर नजर रखा गया खासकर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो फोर्टिफाइड राइस हैं या फिर इस तरह की जो खाने पीने की चीजें हैं वो उन तक, चूंकि देश के बाकी इलाकों तक पहुंचाई जा रही है, स्कूलों के बच्चों को दिया जा रहा है, ऐसे में इन लोगों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मजबूत हो सके, स्वस्थ रह सके। जी जरूर, ये चीज ये है क्योंकि देखिए ट्राइबल फूड जो बेसिकली होता है मिलेट बेस्ड है। ये काफी न्यूट्रिशियस होता है। इसमें जो भी वो खाते हैं, लेकिन वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए पीएम पोषण में जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें मिलेट के अलावा भी शामिल हैं और इनको पोषण पूरी ढंग से दिया जाए, होलिस्टिक वे में दिया जाए, इसकी भी बात है इसमें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं एक पूरा ही जो इनिशिएटिव है, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और दूसरी बात मैम कि जब देखते हैं कि इन लोगों के रोजगार की जब बात आती है, खासकर अभी ये जो वन उत्पाद हैं, जिन वनों में ये रहते हैं, वन उत्पाद को बेचकर ये अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसे में सरकार ने ये कोशिश की है बीते वर्षों में कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये जो वनोत्पाद हैं उनको सरकार खरीद रही है ताकि कम से कम कुछ पैसे इनके पॉकेट्स में जाएं, ताकि इनका जीवन यापन ठीक ठाक तरीके से हो सके। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, इसमें आप देखेंगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक काफी बड़ा वो ट्राइफेड को भी इन्होंने ये किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो ज्यादा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं, इनमें आप देखें तो एक जैसे लेबर कमेटी ने भी कहा था कि ये इनकी कैटेगरी क्या है, कैसे आप इसको जानते हैं। तो कुछ एक चीजें उन्होंने कही हैं, जैसे प्री एग्रीकल्चर एरा में पीरियड में ये है, इन्हें एग्रीकल्चर में भी पूरी तरह से आए नहीं है, हंटर एंड गैदरर्स हैं, अभी भी वो जो हंटिंग करते हैं उसी को खाते हैं, और इसके बाद लिटरेसी इनकी बहुत ही नीची है और ज्यादातर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही इनकी आय होती है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करता है, आप जैसे देखिए महुआ है, चिरौंजी है या आपकी इमली है, ये सब चीजों में जब वैल्यू एडिशन हो जाता है और इसे जब आप बाहर में मार्केट में बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाती है। तो इन सबों का ध्यान रखा गया है कि ये इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि इसमें डीसीड करके या वैल्यू एडिशन करके इसको मार्केटिंग करें। ये भी सरकार ही कर रही है। बिल्कुल, एक तो ट्रेनिंग जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि ऐसे लोग, चूंकि सरकार की कोशिश है कि उनमें जो हुनर है, एक पारंपरिक हुनर है, उसको और भी धार दिया जाए ताकि वो आज के समय के हिसाब से चल सकें, और उसमें अगर वैल्यू एडिशन होगा तो एक तो उनके लिए भी और बाकी जो लोग इस देश के हैं, बाकी जनता, उन्हें भी उनके उस हुनर का फायदा मिल पाएगा। जी, आप सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ही बस बात नहीं है कि उसमें वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, उसमें जरूर दिया जा रहा है, और उसमें ये भी किया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर वो पेरिशेबल गुड है, समय पर बिका नहीं, तो सरकार उसे उठा लेगी और जो मिनिमम प्राइस है वो उनको दी जाएगी ताकि उनका नुकसान ना हो। लेकिन इसके अलावा आप जैसे कि हस्तशिल्प है, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स की बातें करते हैं, या फिर और भी तरह के उनके जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, तो इनकी जो ट्राइबल जो इनकी नॉलेज है और ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स है, इसको भी काफी हद तक हुनर दी जा रही है ताकि ये मार्केट में इसकी वैल्यू कैसे कुछ थोड़ी सी एडिशन करके या थोड़े इनके हुनर को निखार करके ये इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाए। और इस पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कीम्स है, जैसे कि कुछ एक में आप देखिए कि इन्होंने छोटे छोटे स्तर पर जैसे 1000 आर्टिजन्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उन्हें पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर वो बैम्बू से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फिर वो इस अलग अलग चीजें हैं उनकी जो उसमें वैल्यू एडिशन करके और कैसे उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाए, इसकी बातें हो रही हैं। और ट्राइफेड के जरिए जिस तरह से मैम आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है, और उस आदि महोत्सव में हम जानते हैं कि उनकी जो कला है, उनकी संस्कृति है, उनके व्यंजन है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई और हम देखते हैं कि इसका जो एक रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से, वो बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। देखिए, आदि कला महोत्सव में जो है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत से और अलग अलग जगह से, भारत की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, भारत में भी सबसे रिमोटेस्ट एंड रिमोट जगह से इनके कला को उभार करके
एक नेशनल लेवल पर और इवन स्टेट लेवल पर लाया जाता है। इससे जो ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, इसमें पता चलता है कि सिर्फ इनका एक प्रदर्शनी ही नहीं, सेल भी होता है। और इसके साथ क्या एक इनकी जो एक नेटवर्क, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो एक नेटवर्क डेवलप होती है, ये भी इसका एक मकसद है कि एक ही जगह पर ये सारे आए और जो भी इनको इनकी चीजों को खरीदे या फिर जाने जाएं कि इस तरह की चीजें नागालैंड में इस तरह की चीजें बनती हैं, या बैम्बू से किस किस तरह की चीजें आप बनाते हैं जिसका इतना इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल है। नहीं तो पहले तो बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिल्कुल। माना ही नहीं जाता था, आप उसको काट नहीं सकते थे और काफी ही इंपोर्ट किया जाता था। तो ये जो सारी चीजें जो माइक्रो लेवल पर जाकर के इसको समझ करके स्कीम्स को इतना ज्यादा उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी लाइवलीहुड जो है वो सस्टेनेबल रहे और अपनी ही ट्रेडिशनल नॉलेज से वो काफी हद तक अपने हुनर को भी, एक उनकी जो हेरिटेज है, कल्चर है, जो उनकी हुनर है, उनकी जो नॉलेज है, उसको बचा के रखें और उसमें जस्ट सरकार उसको वैल्यू एडिट करके उसको प्रॉपर प्रमोट कर रही है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। साथ सारी इसी को फोकस करके स्कीम्स हैं और सारी। ये जो मैम वन अधिकार अधिनियम आया, वन अधिकार कानून के बाद से जो आंकड़े हैं कि अब तक 22 लाख से भी अधिक व्यक्तिगत अधिकार पत्र दिए गए हैं और 2 लाख के आसपास सामुदायिक अधिकार पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में ये एक भरोसा उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से कि अब आपको वहां से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, अब आपको अधिकार मिल गया कि आप वहां पे रह सकते हैं, ये कितने बड़े संतोष की बात है उन समुदाय के लोगों के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि कितने कितने जनरेशन से वो किसी जगह पर अगर रह रहे हैं और उन्हें कभी पता नहीं कि पट्टा सिस्टम क्या है, या फिर ये जमीन में कागजात की जरूरत भी होती है उसके ओनरशिप को दिखाने के लिए। लेकिन जब इतने आप एक तरह से देखिए तो ये भी कहा जाता है ट्राइबल में कि आज ट्राइबल में ही नहीं, ये माना भी गया है कि फॉरेस्ट बचे हैं तो इसलिए बचे हैं कि उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उसमें ट्राइबल रह रहे हैं। तो ये संपदा को जैसे वो बचा के रखते हैं और सदियों से रहते आए हैं, इसकी मान्यता दी गई है सरकार में और इसके बेसिस पर अब लोन भी उन्हें काफी हद तक मिल जा रहा है अगर उनकी जमीन है तो पट्टा सिस्टम ना रहते हुए भी काफी इनको इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात है कि जो एक अधिकार है कि वो जमीन हमारी है, ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है उन लोगों के लिए। और हमने देखा कि लगातार जैसा हम कह रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसी कड़ी में मैम इस साल का जो बजट 2023-24 के बजट की बात की जाए तो इस मंत्रालय के लिए 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में सरकार के पास पैसा है, बजट है, अब वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कम से कम पैसे की, फंड की कोई कमी नहीं है उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। जी, फंड काफी जरूरी है और इस मंत्रालय को बहुत बड़ा फंड दिया भी गया है। उसके साथ इतनी सारी इनिशिएटिव्स ली गई हैं, जैसे कि कुछ एक इनिशिएटिव्स का के बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, ये तो पीएम मिशन अभी आया, उसके पहले भी इनको पीवीटीजीज को जो है एक डेवलपमेंट की बात करी थी। सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, और फेलोशिप में तो सिर्फ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक ही नहीं है, ये पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए नेशनल एनएफएसटी स्कीम है, और इसके बाद वो विदेश जाना चाहते हैं, ये पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें ये ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर ट्राइबल की आबादी काफी ज्यादा होती है, वहां पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है मैम कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों से अब ये लोग भी, समुदाय के लोग भी मुख्य धारा में लगातार शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नूपुर तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ, एक बहुत ही खास मेहमान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री इस वक्त हमारे साथ अर्जुन मुंडा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में सर। और सर सबसे पहले तो यही सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आज जिस तरह से 24,000 करोड़ रुपए के साथ पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई है, आपकी नजर में, आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। देखिए, यह एक अभूतपूर्व योजना
प्रारंभ की गई है और पूरे तरीके से लक्ष्य के साथ सेचुरेशन मोड में कैसे हम उन गांवों को सही तरीके से सुविधाओं से युक्त कर सकते हैं जिन गांवों के बारे में लगभग ये कहा जाए कि देश ही अछूता रहा है। जब हम आदिम संस्कृति के धरोहर की बात करते हैं, आदिम जनजाति की बात करते हैं, तो वैसे लोग इस समुदाय में आते हैं जो सबसे पीछे की पंक्ति में है और आज भी वो इस तरीके से रहते हैं कि वो सामान्य लोगों से संपर्क से दूर रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए यह कार्य योजना बनाई गई है और पूरे देश भर में 75 ऐसे समूह हैं जिन समूहों को लक्ष्य रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा जी, सबसे बड़ा सवाल और लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो 75 आपने समुदायों का नाम लिया, इन तक पहुंचना, इनकी पहचान करना, ये किस तरह से संभव हो पाया? क्योंकि ये लोग वनों में रहते हैं, सुदूर जंगलों में रहते हैं। इन तक पहुंचकर इनकी गिनती करना, जनसंख्या इनकी कितनी है, किन किन चीज़ों की यहाँ असुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो पाई आपकी तरफ से? देखिए, ये कई महीनों से इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। सभी राज्यों के साथ, सभी जिलों के साथ संवाद स्थापित करते हुए इस कार्य योजना को कैसे सफल बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डेटाबेस बनाने के लिए। आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री एक डेटा पोर्टल का भी उन्होंने उद्घाटन किया 22,500 गाँव के और 75 जनजाति समुदायों की, जिसके लिए लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हो और उसमें यह सुनिश्चित हो कि वहाँ क्षमता विकास सही तरीके से करते हुए उनकी आवश्यकता और उनकी परंपराओं के आधार पर चीज़ों को जोड़ा जा सके। ऐसे में अर्जुन मुंडा सर, ये बताइए कि जिस तरह से बीते सालों में हम सभी ने देखा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि उनके जो वन उत्पाद हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके वन उत्पाद को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद रही है। ऐसे में अगर आप बता सके कि इस खरीद के बाद से उनकी आर्थिक तरक्की कितनी हुई है, वो कितने मजबूत हुए आर्थिक तौर पर, अगर आप इस पे जानकारी दे सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप हमें सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन इसके पहले नहीं आ रही थी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से सरकार ने बीते सालों में ये फैसला किया कि हम उनके वन उपज को, वन उत्पाद को एमएसपी के रेट पे खरीदेंगे, इस फैसले के बाद से उन समुदायों के जो लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये इसके पहले 2014 के पहले और ये कहा जाए कि इसके पहले उन वनोपज के बारे में बहुत ही उदासीनता थी। बहुत कम संख्या में वनोपज जिसको समर्थन मूल्य देने के बारे में फैसला हुआ था, लेकिन इस समय उसको बढ़ा करके लगभग 81 से अधिक ऐसे उत्पाद है, वनोपज है, जिसके बारे में समर्थन मूल्य देने की और उसको और अधिक राज्यों के माध्यम से, क्योंकि यह राशि ट्राइफेड के माध्यम से राज्यों को दी जाती है कि राज्य इन सारे वनोपज को समर्थन मूल्य के साथ उनसे क्रय करे। और समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि बाजार में यदि उससे अधिक दर पर कोई भी ऐसा वनोपज बिकता है तो वहाँ बेच सकता है, लेकिन यदि उन्हें वहाँ मूल्य नहीं मिलता है तो समर्थन मूल्य के साथ सरकार खरीदेगी और उसका वैल्यू एडिशन बंधन केंद्र के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से होगा। ऐसे में सर, तो इस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही है और कई
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टॉल का दौरा किया और कई स्थानों का निरीक्षण किया और इस तरह के बहुत सारे वनोपज के वैल्यू एडिशन के साथ उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, ट्राइफेड यह कार्य कर रहा है और इन सारे कार्यों को और कैसे गति मिले, मंत्रालय की तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है। अर्जुन मुंडा सर, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो जनमन अभियान है वो विकसित भारत का आधार है। हम विकसित भारत के आधार में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जनमन अभियान को उन्होंने विकसित भारत का आधार कहा है, बेस कहा है कि अगर जब तक ये समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सर मेरा सवाल ये कि चाहे वो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की बात हो, सिकल सेल एनीमिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये बहुत से लोग पीड़ित होते हैं सिकल सेल एनीमिया, टीबी की समस्या इनमें है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से, पेयजल के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 24,000 करोड़ रुपए की योजना विकसित भारत का आधार, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो स्पेशल फोकस एरिया के साथ 22,500 गांव, 22,500 गांव को लक्ष्य लेकर यह योजना प्रारंभ किया गया है, जहां प्रिमिटिव कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले परिवार के लोग रहते हैं, जिसको हम पीबीटीजी कहते हैं। तो वैसे 75 लक्ष्य समूह है जिसके बारे में, तो इसमें 22,000 से अधिक गांव है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जैसे एक और कार्यक्रम चल रहा है, आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 36,000 गाँव को जोड़ा जा रहा है। तो 36,000 के साथ साथ ये 22,000, यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ट्राइबल विलेज, आदिवासी गांव को ऐसी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो सिकिल्स की समस्या हो, चाहे टीबी की समस्या हो, अन्य बीमारियों के, अब उसको डेटाबेस बना करके उसका एक प्रोफाइलिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे उन्हें सतर्क रहना चाहिए और वर्तमान में किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे काम करना चाहिए। एक बड़ा डेटा बैंक बना करके लगातार, जैसे आयुष्मान योजना है उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। और आज आपने एक और देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका उद्देश्य यह है कि ऐसे कई योजनाएं जिनकी जानकारी सतही तौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, ये एक अभियान चलेगा कि ऐसे कार्यक्रमों की जो भारत सरकार लक्ष्य के साथ सुनिश्चित किया है उसका लाभ वहां तक पहुंचे और उसके लिए हम उन्हें जागरूक भी करें, और नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करते हुए उनके अंदर से इस तरह की भावना हो कि हमें सतर्क रह करके इन सारी सुविधाओं को लेना चाहिए। अर्जुन तो मुंडा एक जी, क्या कि 22,500 गांव में यह 24,000 करोड़ की योजना, लेकिन सिकिल्स के लिए अलग राशि निर्धारित की गई है, आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग। तो इस समय बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके से प्रारंभ किए गए हैं और उसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, जो शायद पहली बार आजादी के बाद हुआ है। अर्जुन मुंडा जी, दो बातें। एक तो ये कि जिस तरह से बीते 9 वर्षों में आपके बजट का, आपके मंत्रालय का जो बजट है उसकी राशि, वो सारी चीज़ें डेटा में हैं, और 9 साल पहले की सरकारों में जो चीज़ें थी, मैं देख रहा था कि इस साल के बजट में ही आपके मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बीते साल के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में बीती सरकारों में जो हाल इन लोगों का था, और अब जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना अधिक बजट दिया गया आपके मंत्रालय को, किस तरह से आप इस देखते हैं सरकार के इस कदम को, और किस तरह से ये सारे पैसे उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे? देखिए, ट्राइबल एरिया में जो बाकी मंत्रालय है उसके साथ मिल करके उन सारी सुविधाओं को कैसे पहुंचाए ये सुनिश्चित हो रही है। आकांक्षी जिला के रूप में भी उन पिछड़े जिलों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है, उन पिछड़े जिलों को प्रमुखता दी जा रही है, पिछड़े प्रखंडों को प्रमुखता दी जा रही है। तो वहीं हमारी जो कार्यक्रम है शिक्षा और स्वास्थ्य में, आप
हमारा जो बजट प्रोविजंस किए गए, आप देख रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रत्येक स्कूल की कैपेसिटी 480 स्टूडेंट्स की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 740 स्कूलों में कितने विद्यार्थी होंगे, और उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था अब भारत सरकार स्वयं कर रही है ताकि गुणवत्ता के साथ उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। तो हमारा बजट प्रोविजन है, उसमें एक बड़ा भाग है जिसको हम शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए केंद्रित करके व्यय करते हैं। तो जहां हम राज्यों के साथ मिलकर के राज्यों को स्कॉलरशिप दे करके प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक सरकारों को, राज्य सरकारों को राशि आवंटित करते हुए ऑनलाइन उन्हें मिले, ये सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वयं मंत्रालय के विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले, ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में, अभी जो आपने टीबी के बारे में लिया, टीबी हमारा मंत्रालय और यानी जनजाति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का संयुक्त तत्वाधान में, इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है जो ऐसे उपकरण के साथ डेटाबेस बनाते हुए चिन्हित करे कि इस तरह के बीमारी को हम सही तरीके से टारगेट करके समाप्त कर सके। तो सर, बीते 9 वर्षों में आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार बजट में भी इजाफा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि पीएम जनमन अभियान जो है वो एक विकसित भारत का आधार है, वो बेस है। हम सभी ये उम्मीद करें कि आने वाले वर्षों में ये सभी जिनके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, आज का ये अभियान की शुरुआत की गई है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी, वो भी मजबूत होंगे, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी उनकी उन्नति होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती समय हमारे साथ निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।